नमस्कार, महीनान के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों वाली खबरों के बारे में भी बताते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर, निजी क्षेत्र की दिग्गज पावर कंपनी टोरेंट पावर ने एयर पावर विंड फार्म्स के अधिग्रहण का ऐलान किया है। टोरेंट पावर ने एयर पावर विंड फार्म्स में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया है। यह अधिग्रहण पावरिका लिमिटेड और वेस्टास विंड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से किया गया है। दोनों पार्टियों के बीच ये डील 21.74 करोड़ रुपए की रकम में हुई है। इस अधिग्रहण के बाद कंपनी के पास एयर पावर के बोर्ड में निदेशक यानी डायरेक्टर नियुक्त करने का अधिकार होगा। 9 फरवरी को टोरेंट पावर का शेयर करीब आधा फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 9 महीनों यानी अप्रैल दिसंबर में पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन यानी एसएमसी की बिक्री में मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। सुजुकी मोटर कॉर्प के नतीजों के मुताबिक अप्रैल दिसंबर 2021-22 के दौरान सुजुकी की ग्लोबल आय में मारुति की हिस्सेदारी 33.42% थी, जो अप्रैल दिसंबर 2022-23 में उछलकर 40.93% पर पहुंच गई है। इससे पहले का उच्चतम स्तर वित्त वर्ष 2017-18 में देखा गया था, जब मारुति का अपने पेरेंट की बिक्री में हिस्सा 37.14% था। सुजुकी ने अपने नतीजों में कहा, अप्रैल दिसंबर 2021-22 के मुकाबले 2022-23 की इस अवधि में भारत में बिक्री बढ़ी है, क्योंकि तब लॉकडाउन और सेमीकंडक्टर की किल्लत के कारण डीलरों के पास उपलब्धता पर असर पड़ा था। बीते 5 दिनों में मारुति सुजुकी का शेयर करीब 1% की गिरावट देख चुका है। तीसरी खबर, पहली बार अबिडा प्रॉफिटेबिलिटी यानी कामकाजी मुनाफे में आने से पेटीएम का प्रबंधन काफी खुश नजर आ रहा है। कंपनी के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा को कामकाजी मुनाफे में आगे बढ़त की उम्मीद है। 31 दिसंबर 2022 को खत्म तिमाही के दौरान ईसॉप कॉस्ट से पहले पेटीएम का अबिडा यानी कामकाजी मुनाफा सुधरकर 31 करोड़ रुपए हो गया है। पेटीएम ने कामकाजी मुनाफे में आने के लक्ष्य को दिसंबर 2022 तिमाही में हासिल कर लिया, जिसे कंपनी को 3 तिमाही बाद यानी सितंबर 2023 तक हासिल करने की उम्मीद थी। इसमें ईसॉप कॉस्ट शामिल नहीं है। शर्मा ने कहा कि कंपनी अबिडा मुनाफे को बढ़ाने पर फोकस करेगी। पेटीएम प्रेसिडेंट और ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मधुर देवड़ा ने कहा कि कंपनी ने 796 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक को भी पूरा कर लिया है। बीते 5 दिन में पेटीएम का शेयर करीब 20% के आसपास उछल चुका है। चौथी खबर, भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी सीडीएसएल में 2.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। बीएसई ने कहा कि वह इस हिस्सेदारी को ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए बेचेगी। इसे बीएसई के बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है। आपको बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्हीं डिपॉजिटरीज में रखा जाता है। सीडीएसएल को साल 2017 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर लिस्ट करवाया गया था। इसमें बीएसई की हिस्सेदारी 50.05% थी। बाजार नियामक सेबी के मापदंडों को पूरा करने के लिए बीएसई ने आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी में से 26.05% हिस्सा बेच दिया था। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी स्टॉक एक्सचेंज के पास एक डिपॉजिटरी में 24% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं हो सकती है। 8 फरवरी को बीएसई और सीडीएसएल के शेयर 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए थे। पांचवी खबर, आईडीबीआई बैंक में 60.72% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कई विदेशी बैंक ईओआई जमा करने की कतार में है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक उन भारतीय संस्थाओं में शामिल हो सकता है जो बैंक में हिस्सेदारी लेने की दौड़ में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर और एमडी एवं सीईओ उदय कोटक ने आईडीबीआई बैंक में मेजॉरिटी हिस्सेदारी लेने की इच्छा जताई है। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि अधिग्रहण के बाद आईडीबीआई बैंक का कोटक बैंक में विलय होगा या फिर वह एसोसिएट के रूप में अलग काम करता रहेगा। माना जा रहा है कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक ने यह अधिग्रहण किया तो आईडीबीआई बैंक शुरुआती 4 से 5 साल के लिए कोटक बैंक के एसोसिएट के रूप में काम कर सकता है। 6 फरवरी को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर करीब 2% गिरकर पर आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, केंद्र सरकार ने एफएमसीजी कंपनी आईटीसी में अपनी हिस्सेदारी घटाने की योजना को रिवाइव कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो बजट में हुए ऐलानों से आईटीसी के मुनाफे पर खास असर ना होने के चलते सोमवार को शेयर ने 52 हफ्ते की ऊंचाई को छुआ और शेयर की कीमत में उछाल को देखकर सरकार इसमें अपनी हिस्सा बिक्री की योजना पर फिर से विचार कर रही है। अगर मार्च से पहले हिस्सा बिक्री की डील पूरी होती है तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 50,000 करोड़ रुपए के
संशोधित विनिवेश के लक्ष्य के करीब पहुंचने में सरकार को मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार अब तक 31,106 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है। आईटीसी में सरकार की सुट्टी के जरिए 7.86% हिस्सेदारी है और शेयर के मौजूदा भाव पर सरकार के हिस्से की कीमत करीब 37,000 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि इसमें से केवल छोटी हिस्सेदारी ही बेची जाएगी। 7 फरवरी को आईटीसी का शेयर 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 7वीं खबर की ओर चलते हैं। सीवी बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड यानी ALL और देश की सबसे मूल्यवान कंपनी RIL ने मिलकर इंडिया का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक अनवील किया है। इस ट्रक को खुद पीएम मोदी ने बेंगलोर में हुए इंडिया एनर्जी वीक में फ्लैग ऑफ किया था। दोनों कंपनियां पिछले 1 साल से मिलकर इस यूनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर काम कर रही हैं और अगस्त 2022 से टेस्टिंग फेज में है। इस नए ट्रक के जरिए अशोक लेलैंड की भारत के ऑल्टरनेट फ्यूल सेगमेंट को सेल्फ रिलायंट बनाने और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के फ्लैग बेरर्स में से एक बनने का लक्ष्य है। 7 फरवरी को RIL का शेयर करीब 127% और अशोक लेलैंड का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। पहली खबर, अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने 7 फरवरी को गिरवी रखे 7.79% हिस्से को छुड़वाया है। वहीं दूसरी ओर कंपनी ने अपने नतीजों में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में उसका फोकस कर्ज घटाने पर है। अडानी पोर्ट्स वित्त वर्ष 2023-24 में 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज चुकाएगा। ये भी उम्मीद जताई गई है कि अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत खर्च यानी केपेक्स कम करके 4 से 4,500 करोड़ रुपए किया जाएगा, जो कि इस वित्त वर्ष में 8,600 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2023-24 में ऑपरेशन से मिलने वाले कैश सरप्लस का इस्तेमाल 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज चुकाने या प्रीपे करने के लिए किया जाएगा, जिससे नेट डेट टू एबिटा रेशियो घटकर 2.5 गुना हो जाएगा। 7 फरवरी को अडानी पोर्ट्स का शेयर करीब 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, इनकम टैक्स विभाग ने फार्मा कंपनी सिप्ला के कुछ ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तलाशी ली है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कंपनी ने अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया। यह नहीं, इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की ओर से मांगी गई डिटेल्स और सफाइयों पर भी कंपनी ने सारी जानकारी मुहैया करवाई है। कंपनी का यह भी कहना था कि इस तलाशी से रेगुलर कामकाज पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं हुआ है और अगर आगे विभाग की ओर से अतिरिक्त जानकारी मांगी जाती है तो वो भी मुहैया करवाई जाएगी। 8 फरवरी को सिप्ला का शेयर 0.5% से ज़्यादा चढ़कर बंद हुआ था। तीसरी खबर, जेट एयरवेज के दोबारा उड़ान भरने की उम्मीद में बैठे लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है। खबर यह है कि जेट एयरवेज के नए प्रमोटर्स जलान कैनरॉक कंसोर्शियम यानी JKC ने कहा है कि हम इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के पूर्व कर्मचारियों को PF और ग्रेच्युटी के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में JKC के खिलाफ फैसला सुनाया था। एनालिस्ट के मुताबिक JKC जेट एयरवेज को रिवाइव करने में होने वाले खर्च से कम रकम में एक नई एयरलाइन खोल सकता है, पर JKC ने अपने फैसले पर बरकरार रहने और जेट एयरवेज को रिवाइव करने पर प्रतिबद्ध होने की घोषणा की है। 9 फरवरी को जेट एयरवेज का शेयर 2.75% चढ़कर बंद हुआ था। चौथी खबर, फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने अडानी समूह की $50 अरब के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में अपकमिंग निवेश को होल्ड पर डाल दिया है, और वो भी तब तक जब तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों के बाद शुरू किए गए ऑडिट का नतीजा सामने नहीं आ जाता। इसके बाद गुरुवार को शुरुआती कारोबार में अडानी समूह के शेयरों में 20% तक की गिरावट आई, लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ। 9 फरवरी को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 11% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। इसके अलावा अडानी समूह ने अपनी ओर से अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में गिरवी रखे शेयरों को छुड़वाने के लिए समय से पहले $1.11 बिलियन का लोन चुकाया है, जिसका उद्देश्य निवेशकों का विश्वास बहाल करना और आसान बनाना है। पांचवी खबर, मेटल और माइनिंग कंपनी वेदांता के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है। वेदांता ने अपना जिंक का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार $3 अरब में अपनी ही सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक यानी HZL को बेचने का फैसला किया है। हिंदुस्तान जिंक में सरकार की करीब 30% हिस्सेदारी है और सरकार इसे OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचना चाहती है। माना जा रहा है कि सरकार हिंदुस्तान जिंक की वेदांता के साथ हो रही इस डील के खिलाफ वोटिंग कर सकती है। इसके 2 मुख्य कारण हैं या सरकार की 2 चिंताएं हैं। पहली चिंता इस डील में महंगे वैल्यूएशन को लेकर है और दूसरी चिंता है इस सौदे का
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होना। एनालिस्ट का कहना है कि इस महंगे सौदे से हिंदुस्तान जिंक की नकदी खत्म हो जाएगी और इससे शेयर में गिरावट आ सकती है। ये नहीं, इस वजह से सरकार की हिस्सा बिक्री पर भी असर पड़ सकता है। 7 फरवरी को वेदांता का शेयर करीब 1% चढ़ा था, पर हिंदुस्तान जिंक का शेयर 2% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ था। छठी खबर, रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स ने एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में अर्जी दाखिल कर दी है। इस अर्जी के चलते एनसीएलटी ने इस हफ्ते टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स और अन्य पार्टियों को नोटिस जारी किए हैं। लेंडर्स ने ई ऑक्शन का दूसरा राउंड करवाने के लिए अर्जी दाखिल की है, पर आपको बता दें कि 2 फरवरी को एनसीएलटी ने टोरेंट ग्रुप को राहत देते हुए ई ऑक्शन के दूसरे राउंड के खिलाफ फैसला सुनाया था। एनसीएलटी ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि 21 दिसंबर 2022 को हुए ई ऑक्शन के पहले राउंड के साथ चैलेंज मैकेनिज्म की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसकी जानकारी हमने आपको पिछले एपिसोड में भी दी थी। 7वीं खबर, वोडाफोन आइडिया को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहला ये कि केंद्र सरकार ने कंपनी के 16,133 करोड़ रुपए के बकाया एजीआर को इक्विटी में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। इसके बदले सरकार को कंपनी में 33.44% हिस्सेदारी मिलेगी। सरकार को 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर इसी कीमत पर जारी किए जाएंगे। इस कदम से कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ सरकार कंपनी में सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई है। 6 फरवरी को खबर आने के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर 20% से ज़्यादा उछलकर बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि कंपनी की मुश्किलें अब भी खत्म होती नहीं दिख रही हैं। दूरसंचार विभाग यानी डीओटी कंपनी को तीसरी तिमाही के बकाया राशि का भुगतान करने के लिए जल्द ही नोटिस भेज सकता है। इस नोटिस में अक्टूबर-दिसंबर यानी वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में वोडाफोन आइडिया से लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस की पेमेंट के लिए एक टेंटेटिव डेट मांगी जा सकती है। 8 फरवरी को वोडाफोन आइडिया का शेयर एकदम सपाट बंद हुआ था। 8वीं खबर, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस और इमामी ग्रुप ने एएमआरआई हॉस्पिटल्स की बिक्री के लिए फिर से बातचीत शुरू कर दी है। एएमआरआई हॉस्पिटल्स इमामी ग्रुप का हॉस्पिटल बिजनेस है। दोनों पक्षों के बीच सौदे को लेकर बातचीत का कोई नतीजा ना निकलने के बाद मणिपाल हेल्थ ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच नए सिरे से बातचीत शुरू हो गई है और एक संशोधित बोली पर भी विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के साथ अब मणिपाल हेल्थ और इमामी दोनों ही जल्द समझौता करना चाहती हैं। इस सौदे के नियमों और शर्तों पर मतभेद होने तथा पश्चिम बंगाल सरकार से मंजूरी लंबित होने के कारण मणिपाल हेल्थ और इमामी के बीच सौदा परवान नहीं चढ़ पाया था। एएमआरआई हॉस्पिटल्स में पश्चिम बंगाल सरकार का 1.9% का माइनॉरिटी स्टेक है। 9वीं खबर, एनसीएलटी ने टेलीकॉम टावर कंपनी जीटीएल इंफ्रा के खिलाफ बैंक्रप्सी बोर्ड यानी दिवाला बोर्ड की याचिका खारिज कर दी है। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की याचिका को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उसका लेंडर्स और जीटीएल इंफ्रा के बीच चल रहे मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले कैनरा बैंक जीटीएल इंफ्रा को एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लेकर गया था, लेकिन एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने कहा था कि कंपनी ने अपने कर्ज चुकाए हैं और वो आगे भी चुकाने की पोजीशन में है। अब एनसीएलटी ने कहा कि चूंकि एनसीएलटी ने बैंक की याचिका खारिज कर दी थी, इसलिए वो आईबीबीआई की याचिका को बेबुनियाद मानती है। 8 फरवरी को कैनरा बैंक का शेयर करीब 127% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, ज्वेलरी कंपनी पीसी ज्वेलर को आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और करूर वायस्य बैंक के कंसोर्टियम से लोन मिला है। अब ये बैंक इसे वापस करने की मांग करते हुए पीसी ज्वेलर को नोटिस भेज रहे हैं। इसके अलावा कंपनी पहले ही एसबीआई के साथ एक कानूनी लड़ाई लड़ रही है। कंपनी के मुताबिक इस समय उसके केवल 3 ज्वेलरी आउटलेट्स ही काम कर रहे हैं। इससे पहले कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद जानकारी दी थी कि उसने बैंकों के 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा को लोन पर डिफॉल्ट कर दिया है। कंपनी ने जिन बैंकों से लोन लिया है उनमें एसबीआई, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। 7 फरवरी को पीसी ज्वेलर का शेयर 5% के निचले सर्किट पर बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियों में इन दिनों छंटनी का दौर चल रहा है। दिग्गज टेक कंपनी याहू जल्द ही करीब 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। ये उसके कर्मचारियों की संख्या का 12% हिस्सा है। कंपनी की साल 2023 के अंत तक बिजनेस एड
टेक यूनिट से करीब 50% स्टाफ हटाने की योजना है। ये याहू के वर्कफोर्स का 20% से ज़्यादा हिस्सा है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम ने 15% यानी करीब 1300 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है। यही नहीं, जूम के CEO एरिक युआन ने अपनी सैलरी भी 98% घटा दी है। घटते सब्सक्राइबर्स बेस के बीच दिग्गज एंटरटेनमेंट कंपनी डिज्नी करीब 7000 कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। चीन की कंपनी बाइट डांस के स्वामित्व वाले शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने भारत में अपने सभी स्टाफ को निकाल दिया है। करीब 40 कर्मचारियों को पिंक स्लिप थमाई गई है। वहीं जेपी मॉर्गन ने भी अपने सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। दूसरी खबर, भारतीय स्टार्टअप्स ने जहां चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 6000 लोगों को काम से निकाला था, वहीं चौथी तिमाही के पहले ही महीने यानी केवल जनवरी में ही 4000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। CIEL HR सर्विसेज की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। छंटनी की वजह ग्लोबल मार्केट्स में अस्थिरता के बीच फंडिंग में कमी आना बताया जा रहा है। हाल के महीनों में भारतीय स्टार्टअप्स में 3 से 18% के बीच छंटनी की गई है। इस छंटनी से सबसे ज़्यादा प्रभावित एंट्री और मिड लेवल के कर्मचारी हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आने वाले तिमाहियों में स्टार्टअप्स हायरिंग बढ़ा भी सकते हैं। तीसरी खबर, बाइक टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी रैपिडो की सर्विस पर महाराष्ट्र में लगी रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि रैपिडो ने महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने रैपिडो को अपनी सेवा इसलिए बंद करने के लिए कहा था कि उसके पास जरूरी लाइसेंस नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि एग्रीगेटर्स के निजी वाहनों को पूल करने के मामले पर वह 31 मार्च तक फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तब कही जब महाराष्ट्र सरकार ने उसे बताया कि बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए सरकार एक नई योजना लाने पर विचार कर रही है। चौथी खबर, एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला का कहना है कि अगले वित्त वर्ष में उसका रेवेन्यू 10 गुना बढ़कर 2500 करोड़ रुपए हो सकता है। कंपनी के मुताबिक उसके कारोबार का विस्तार रेवेन्यू में इस ग्रोथ की वजह होगी। एडटेक कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में 4th क्लास से लेकर सिविल सर्विस की तैयारी के एग्जाम्स तक अलग अलग सेल्फ लर्निंग कोर्सेज के साथ अपने कारोबार का विस्तार करेगी। कंपनी की योजना इस साल 42 शहरों में अपने फिजिकल लर्निंग सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर 80 करने की है। इस समय फिजिक्स वाला के 32 शहरों में 40 सेंटर्स हैं। पांचवी खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट ने टैक्स मामले में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को राहत दी है। अदालत ने फ्लिपकार्ट इंडिया के खिलाफ करीब 1100 करोड़ रुपए की टैक्स मांग पर अंतरिम रोक लगा दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 24 फरवरी तक कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। 24 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। इसके बाद आयकर विभाग ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को भरोसा दिलाया कि आयकर उपायुक्त द्वारा 1100 करोड़ रुपए के मांग नोटिस पर कंपनी के खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मामला असेसमेंट ईयर 2016-17 और 2018-19 की कथित टैक्स देनदारी से जुड़ा है। छठी खबर, फिनटेक कंपनी लेंडिंग कार्ड फाइनेंस लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपए में अपवर्ड्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। अपवर्ड फिनटेक एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे 2017 में शुरू किया गया था। ये कंपनी किफायती दरों पर वेतनभोगी पेशेवरों को पर्सनल लोन देती है। लेंडिंग कार्ड का कहना है कि उसे इस अधिग्रहण से मजबूत तकनीक के जरिए कम आय वाले वर्गों को लोन देने में मदद मिलेगी। कंपनी का यह भी कहना है कि उसे कस्टमर्स को आसानी से पर्सनल लोन देने में भी मदद मिलेगी, यानी कि इस डील से लेंडिंग कार्ड की रिटेल सेगमेंट में एंट्री होगी। इसी के साथ बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट हमने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और ये सारी खबरें आपके काम की होंगी। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, अपना फीडबैक, अपनी राय हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपकी राय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपकी पसंद के बारे में भी पता चलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नई खबरों के साथ, लेकिन चलते चलते बीते कारोबारी हफ्ते में जारी हुए कुछ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों पर एक बार नजर डाल लीजिए।